करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। उदयपुर में मंथन चिंतन के बाद कांग्रेस ने संकल्प, संगठन, संघर्ष, बहुत सारे नारे दिए और ढेर सारे कार्यक्रम तय किए। यही नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा करके एक तरीके से फिर ये कोशिश की कि कांग्रेस आम आदमी से कनेक्ट करे। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी की युवा ब्रिगेड के प्रमुख सदस्य और गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने आज कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। पिछले 6 माह से ये माना जा रहा था कि हार्दिक नाराज हैं और वो वहाँ के एक बड़े सामाजिक नेता नरेश पटेल को पार्टी में लाना चाहते थे और प्रशांत किशोर भी ये चाहते थे कि नरेश पटेल कांग्रेस पार्टी में आ जाएं। और प्रशांत किशोर तो यहाँ तक चाहते थे कि नरेश पटेल के नेतृत्व में इस बार गुजरात का चुनाव कांग्रेस लड़े, लेकिन प्रशांत किशोर से बात नहीं बनी और बात शायद हार्दिक पटेल से भी नहीं बनी। और यही वजह थी कि हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। कांग्रेस पार्टी छोड़ना एक अपने आप में अप्रत्याशित सा लगा लोगों को कि हार्दिक पटेल जो लगातार दावे कर रहे, 2 दिन पहले तक कह रहे थे कि हम नस्लें नहीं बदलते, उन्होंने आज नस्ल बदल दी। मंथन में आज बात होगी, हाथ से गए हार्दिक। हाथ से गए हार्दिक, आपको दिख रहा होगा इधर इस तरफ। थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है हमसे, कभी इधर दिखा देते हैं, कभी उधर दिखा देते हैं। चलिए, खैर ये वर्चुअल खेल है, हो जाता है। गुजरात विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा। जैसा कि मैंने बताया, पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दे दिया। पटेल के इस्तीफे की जानकारी उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर दी। उन्होंने लिखा, आज मैं हिम्मत करके कांग्रेस पार्टी के पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। मुझे विश्वास है कि मेरे इस निर्णय का स्वागत किया जाएगा और मेरा हर साथी और गुजरात की जनता इसका सम्मान करेगी। मैं मानता हूं कि मेरे इस कदम के बाद मैं भविष्य में गुजरात के लिए सच में सकारात्मक काम कर पाऊंगा। हार्दिक पटेल ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे पत्र में बहुत सारी बातें कही और यही पत्र लिखकर उन्होंने इसे इस्तीफे के रूप में पेश किया। उन्होंने पत्र में लिखा कि अनेक प्रयासों के बाद भी कांग्रेस पार्टी द्वारा देश हित एवं समाज हित के बिल्कुल विपरीत कार्य करने के कारण मैं पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। ये बहुत अंडरलाइन करने वाली चीज है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी देश हित और समाज हित में काम नहीं कर रही। ये कांग्रेस से इस्तीफा हार्दिक पटेल का इससे ज्यादा शॉकिंग, हैरत अंगेज उनके आरोप हैं जिनको वो लगा रहे हैं कि भाई पार्टी समाज हित, देश हित में काम ही नहीं कर रही है। अपने इस्तीफे में पाटीदार नेता ने लिखा कि अयोध्या में राम मंदिर हो, सीए एनआरसी का मसला हो या कश्मीर में धारा 370, ये जीएसटी चाहे जीएसटी लागू करने का निर्णय हो, देश लंबे समय से इन मुद्दों पर, इन समस्याओं पर समाधान चाहता था और कांग्रेस पार्टी सिर्फ इसमें एक बाधा बनने का काम करती रही। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में कभी गंभीरता नहीं दिखी और वो गंभीर नहीं रहा। ये जो पत्र हम आपको दिखा रहे हैं, यही पत्र उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखा है। इसमें हार्दिक पटेल का चित्र भी बना है और ये एक इसी पत्र में जो बातें हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं, इसी पत्र में ये ढेर सारी बातें हार्दिक पटेल ने लिखी हैं। उन्होंने कहा कि जब भी मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिला तो लगा कि उनका ध्यान गुजरात की समस्याओं पर न होकर
अपने मोबाइल फ़ोन पर और बाकी चीज़ों पर रहा। ये भी खबर आई कि ये भी हार्दिक पटेल ने इस्तीफे में तो नहीं लिखा, लेकिन अनौपचारिक रूप से उन्होंने कहा कि कम से कम ये मोबाइल फ़ोन पर और चिकन सैंडविच हमारे नेता खाते रहे और मोबाइल फ़ोन पर वो देखते रहे, और उन्होंने कभी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। हार्दिक का ये भी बहुत गंभीर आरोप है कि जब देश में संकट था तो हमारे नेता विदेश में थे। ये बहुत सारी बातें, बहुत सारे ढेरों आरोप लगाए हैं हार्दिक पटेल ने। कुछ और महत्वपूर्ण बातें मैं बताना चाहूँगा। उन्होंने ये बातें सारी कर दी। उन्होंने कहा कि ऐसे में कांग्रेस कैसे अपेक्षा करती कि गुजरात के लोग उन्हें विकल्प के तौर पर देखते। हार्दिक कहते हैं कि कांग्रेस कभी भी विकल्प नहीं पेश कर पाई, चाहे गुजरात हो चाहे देश में हो। वो आगे कहते हैं कि दुख होता है कि जब हम जैसे कार्यकर्ता अपनी गाड़ी से अपने खर्च पर दिन में 500-600 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, जनता के बीच जाते हैं और फिर देखते हैं कि गुजरात के बड़े नेता तो जनता के मुद्दों से सिर्फ दूर हैं, और इस बात पर ध्यान देते हैं कि दिल्ली से आए आए हुए नेता को उनका चिकन सैंडविच समय पर मिला कि नहीं। उनका इशारा सीधे राहुल गांधी पर है। ये सीधा बड़ा आरोप है। इशारों में उन्होंने कहा कि हम लोग 500-600 किलोमीटर की यात्रा करके जनता के मुद्दों पर बात करते हैं, उनको तलाशने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो गुजरात कांग्रेस के लोग हैं वो जनता की परवाह नहीं करते। जनता के मुद्दे उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं, बल्कि उन्हें चिंता रहती है कि जो दिल्ली से नेता आए हुए हैं क्या उनका चिकन सैंडविच उन्हें समय पर मिला या नहीं। युवाओं के बीच जब भी मैं गया सभी ने एक ही बात कही कि आप ऐसी पार्टी में क्यों हो जो हर प्रकार से गुजरातियों का सिर्फ अपमान ही करती है, चाहे वह उद्योग के क्षेत्र में हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने युवाओं का भरोसा तोड़ा है, जिसके कारण आज कोई भी युवा कांग्रेस के साथ दिखना भी नहीं चाहता। ये बहुत बड़े गंभीर आरोप हैं और इसमें अतिशयोक्ति अलंकार भी है। चूंकि मैं हिंदी का विद्यार्थी रहा हूं तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार भी मुझे दिख रहा है। और वो कह रहे हैं कि मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने जानबूझकर गुजरात की जनता के मुद्दों को कमजोर किया है और इसके बदले में स्वयं बड़े आर्थिक फायदे भी उठाए हैं। राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, परंतु कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं का इस प्रकार बिक जाना प्रदेश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा। वो एक और गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि गुजरात प्रदेश कांग्रेस के नेता बिके हुए हैं। बिके हुए नेताओं के साथ वो काम नहीं करना चाहते। राजनीति में सक्रिय, हार्दिक आगे कहते हैं कि राजनीति में सक्रिय हर व्यक्ति का धर्म होता है कि जनता के लिए कार्य करे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी गुजरात की जनता के लिए कुछ अच्छा करना ही नहीं चाहती। इसीलिए जब मैं गुजरात के लिए कुछ करना चाहता था तो पार्टी ने सिर्फ मेरा तिरस्कार ही किया। मैंने सोचा नहीं था कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व हमारे प्रदेश, हमारे समाज और विशेष तौर पर युवाओं के लिए इस प्रकार का द्वेष अपने मन में रखता है। आज मैं बड़ी हिम्मत करके कांग्रेस पार्टी की पद और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। ये सारी बातें जो मैंने आपको शुरू में कही वो हार्दिक पटेल ने कही हैं। ढेर सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें अंडरलाइन करने वाली हैं। एक बात यह है कि जो हार्दिक पटेल कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, कांग्रेस की नीतियों की तारीफ करते नहीं थकते थे, वो अचानक इतने सारे आरोप कहां से ले आए? हार्दिक पटेल इतने सारे आरोप कहां से ले आए? क्या उनके मन में इतना क्लेश भरा हुआ था या माजरा कुछ और है? इस पूरे प्रकरण पर कांग्रेस पार्टी ने बहुत ज्यादा उनके इस्तीफे को भाव नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने। और अभी जब उदयपुर में मंथन चिंतन शिविर चल रहा था उसमें भी हार्दिक पटेल नहीं गए थे और ये कहा जा रहा था कि वो नाराज हैं। उनसे पूछा भी गया था तो उन्होंने कहा कि मैं अगले दिन जाऊंगा, लेकिन वो वहां पर नहीं गए। ये ढेर सारी बातें हैं। कांग्रेस पर बहुत सारे आरोप लगाए हैं, उनके नेता बिके हुए हैं, वो युवाओं के लिए काम नहीं करते, वो गुजरातियों से द्वेष की भावना रखते हैं। इतने सारे आरोप। वो कह रहे राम मंदिर का विरोध किया उन्होंने। ये बहुत सारी बातें इशारा करती हैं कि ये मामला कहीं और से है। ये जो इस्तीफे की भाषा है ये हार्दिक पटेल की मूल भाषा नहीं है। ये कहीं ना कहीं ये प्रेरित है। वो प्रेरणा प्राप्त कर चुके हैं, वो ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं हार्दिक पटेल। और कांग्रेस 137 साल पुरानी पार्टी है। वो एक क्षण में ऐसा नहीं कि हार्दिक पटेल की सारी बातें मान लेगी, और मानी भी है।
इतनी कम उम्र में उन्होंने हार्दिक पटेल को सम्मान दिया ना। बहुत बड़े बड़े नेता थे, शंकर सिंह वाघेला जैसे लोग पार्टी छोड़ गए इसीलिए कि भाई कल क्या है, लड़कों को पार्टी ने इतना तवज्जो दे दिया, जबकि शंकर सिंह वाघेला जैसे लोगों का वहाँ पर गुजरात में बहुत ठीक ठाक हिसाब किताब रहा है। अब है कि नहीं है मुझे पता नहीं है। पहले मैंने इस्तीफा आपको सुनाया, इस पर गुजरात कांग्रेस के प्रभारी और राजस्थान के पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेता रघु शर्मा ने क्या प्रतिक्रिया दी वो सुनिए। किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम से आप ऊपर रखो। अभी 5 राज्यों के चुनाव में तो स्टार प्रचारक बीजेपी को गाली दे रहे थे, यूपी में, उत्तराखंड में और बाकी पंजाब में। अब रातों रात क्या हुआ, ये जो चिट्ठी जारी की है ये उनकी ड्राफ्टिंग ही नहीं है, ये तो दस्तखत किए हैं उन्होंने। वो अपने केसेस विड्रॉ करवाने के लिए पिछले 6 महीने से भारतीय जनता पार्टी के टच में थे। तो ये अवसरवाद की राजनीति है और कुछ नहीं है इसके अलावा। और गुजरात समझती है, युवा को आप लोग कह रहे हैं 50% लेंगे और वही फिसल गए। वही एकमात्र युवा देश में है, ये किसने कह दिया? बहुत सारे नौजवान इस देश के अंदर जो विचारधारा के आधार पर, जो समर्पण के आधार पर, अनुशासन के साथ पार्टियों में काम करते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी में काम करते हैं। इस तरह के लोग, मुबारक हो जहां भी ये जाए, उनके अनुशासन, कहां भी जाओ, हमें क्या दिक्कत है। नरेश पटेल से हम जो आशंका जता रहे थे कि भाई ये मसला जो है ना, ये भाषा नहीं है, ये भाषा नहीं है हार्दिक पटेल की। हार्दिक पटेल लाख हिम्मत करते इस तरह नहीं लिख सकते थे। जिस संगठन ने उन्हें सिर पर बैठाया, जिस कांग्रेस पार्टी ने उन्हें देश भर का युवा नेता प्रेजेंट किया, उसके बारे में इतनी सारी बातें कि विद्वेषकारी पार्टी है, विध्वंसक हैं, केवल केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं, कोई नीति नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं, युवाओं के लिए कोई कार्यक्रम नहीं, राम मंदिर का विरोध किया। ये भाषा हार्दिक पटेल अगर एक बार खूब हिम्मत करके ही बोलना चाहे तो नहीं बोल पाएंगे। लेकिन रघु शर्मा कह रहे हैं कि भाई केवल उन्होंने दस्तखत किए, ड्राफ्टिंग कहीं और है। गुजरात से आने वाले राज्यसभा के सांसद और वरिष्ठ नेता शक्ति सिंह गोहिल ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, वो भी सुनिए। जो केसेस लगाए थे वो केसेस भाजपा सरकार ने लगाए थे और उस वक्त आसमान पे चढ़ के कह रहे थे कि हमने कोई जबरदस्ती नहीं की है, जायज केस लगाया है। जिस सरकार ने भाजपा की हार्दिक पटेल के सामने केस लगाया, वही सरकार केस विड्रॉ कर रही है। तो कौन सा हालत बदल गया? उस वक्त भाजपा पे अटैक करते थे हार्दिक पटेल तो केस बना, आज भाजपा से समझौता हो गया तो केस विड्रॉ हो गया। शक्ति सिंह गोहिल कह रहे हैं कि भाई जिस पार्टी की सरकार ने उन पर केस लगाए थे वो वापस ले रहे हैं, बदल क्या गया है? अब वो इसका मतलब यह है कि क्या इतने गंभीर केस थे? क्या ये केस वजह हैं या कोई और बड़ी डील हुई हार्दिक पटेल और बीजेपी के बीच? अभी हालांकि उन्होंने घोषणा नहीं की कि बीजेपी के साथ जा रहे हैं, लेकिन उनकी भाषा ये कह रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के साथ वो खड़े होंगे। ये बात वो कह रहे हैं। मतलब जो उनकी भाषा, जो इस्तीफे की भाषा है, वो इस बात को कह रही है। गुजरात के बहुत वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनिल पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं गुजरात से। अनिल जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत नमस्कार आपको। ये पूरा प्रकरण आपने बहुत करीब से देखा होगा और चूंकि आप गुजरात में हैं इसलिए बहुत दिनों से आपको इसकी आशंका, संभावना या जो घटनाक्रम हो रहा होगा, चूंकि हम लोग तो बहुत दूर बैठे हैं, आप ही लोगों के जरिए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। वहाँ वास्तव में क्या जो हार्दिक पटेल का इस्तीफा है, जो बहुत सारी बातें, उन्होंने बहुत सारे आरोप लगा दिए, ये कैसे संभव है कि इतने दिन 3 सालों तक रहे तो कहीं हवा नहीं लगी कि भाई इतनी खराब पार्टी है तो आप 3 साल क्यों रहे? अचानक आपका रातों रात हृदय परिवर्तन हो जाता है और कांग्रेस दुनिया की सबसे खराब पार्टी हो जाती है। ये माजरा क्या है? और मेरा एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है अनिल जी कि क्या केस इतने गंभीर हैं जिनको वापस कराने के लिए हार्दिक पाला बदलने जा रहे हैं? इस्तीफा तो दे दिया है। अनिल जी,
अनिल जी अनम्यूट कर दीजिए, दर्शक आपको सुन नहीं पा रहे हैं। हेलो। हाँ सुनाई पड़ रहा है, बोलिए, दर्शक सुन रहे हैं आपको। जी जी, मैं आपको है ना हार्दिक पटेल के मामले में थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं। कुछ वक्त पहले कि जब गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल हुआ करती थी जी, यहाँ पर सबसे जरूरी बात ये ध्यान देना है कि मौजूदा हालात जो हैं उन पर विश्लेषण तो बाद की बात है, लेकिन यदि हम हार्दिक पटेल की बात करें तो हार्दिक पटेल को अनामत यानी कि आरक्षण का जो आंदोलन है उससे पहले गुजरात में कोई नहीं जानता था, सिवाय के उनके घर परिवार, उनके लगे सगे, उनके यार दोस्त, उनके मित्र। आरक्षण आंदोलन का बीज जब गुजरात के अंदर बोया गया तब जाके हार्दिक पटेल एक युवा चेहरा बन के बाहर आए, और बाद में जो कुछ भी हुआ वो इतिहास है जिसे कोई भूल नहीं सकता, क्योंकि फायदा या नुकसान की बात तो कहते हैं कि दरकिनार हो गई, लेकिन जो हुआ वो कई ये मानते हैं कि सही भी हुआ, कई ये मानते हैं कि गलत भी हुआ। हालांकि आरक्षण का मुद्दा आज भी वही पड़ा है जहां पर आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री हुआ करती थी तब था। यानी एक चीज सोचने और समझने लायक ये है कि यदि आज आरक्षण का मुद्दा लेकर एक युवा, एक नौजवान गुजरात की धरती पे एक बीज बोता है, फिर धीरे धीरे वो मुद्दा कहीं दरकिनार हो जाता है, फिर वो राजनीतिक पार्टी में ज्वाइन कर लेता है, फिर बाद में उसको उसी पार्टी से मनदुख हो जाता है, फिर अब ये अटकलें लगाई जा रही कि आगामी दिनों के अंदर जब नरेंद्र मोदी एक बार फिर गुजरात के मेहमान बनने वाले हैं तो ये कहा जा रहा है कि भगवा हार्दिक पटेल उनके हाथों धारण करेंगे। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर यदि जो निष्कर्ष की बात आती है तो एक चीज और ध्यान देने लायक है कि जब हार्दिक पटेल का कांग्रेस में समावेश हुआ था तो वरिष्ठ राजनीति जो भी है उसमें मैं किसी का एक या दो व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, पर ये सभी जितने भी वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के अंदर वह सभी दुखी थे। उन सभी को कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि कल का ये युवक कहां से आके हमारे बीच हो गया और हमसे बड़ा ये अचानक कैसे हो गया जी। तो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर एक अंदरूनी जो राजनीति चल रही थी, एक वर्चस्व की लड़ाई जिसे कहते हैं, वो कहीं ना कहीं चल रही थी, और वो धीरे 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 अब आप कहें कि वो मनमुटाव हुआ, आपसी समझौता नहीं बना, आपसी समझ नहीं बैठी, तालमेल नहीं बैठा पाए, या तालमेल बैठा नहीं, या वरिष्ठ जो नेता थे उन्होंने वाकई उसे हार्दिक को उतनी तवज्जो नहीं दी। और वहीं दूसरी तरफ अब चुनाव सर पर हैं, यानी कभी भी घोषित हो सकता है कि अब चुनाव हैं। दूसरी तरफ ध्यान देने योग्य बात यह है कि हार्दिक पटेल का निजी जीवन और सामाजिक जीवन, उसमें भी अब राजनीतिक जीवन की तब जब वो कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं। हार्दिक पटेल अनामत यानी कि आरक्षण आंदोलन के वक्त युवाओं का एक बड़ा चेहरा हुआ करते थे, और आज भी वह युवाओं का एक बड़ा चेहरा है। उनके कांग्रेस में शामिल होने के बाद भी आरक्षण आंदोलन चलाने वाले जो युवा थे वो कहते थे कि हार्दिक पटेल को राजनीति के साथ साथ जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया था आरक्षण आंदोलन को लेकर, उस पर भी ध्यान देना चाहिए और उस पर भी ध्यान देना चाहिए। हालांकि ऐसा हो ना सका। अब कि जब गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने संपूर्ण गुजरात पर भगवा लहराने की बात कही है, यानी संपूर्ण बैठक हासिल करने की बात कही है, तो हार्दिक पटेल का जो इस्तीफा है वो कहीं ना कहीं आप ये देखकर चलिए, ये कहते हैं अंग्रेजी में कहावत है बिटवीन द लाइंस की बात है जी जी। कि हार्दिक पटेल अब कांग्रेस में रहे नहीं, आरक्षण का मुद्दा वहीं का वहीं खड़ा है। अगर भारतीय जनता पार्टी के आड़े सीटों के यदि विजय की बात की जाए या CR पाटिल के गणित की बात की जाए तो पाटीदार जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर है गुजरात के अंदर CR पाटिल के सपने को पूरा करने में, जो कहीं ना कहीं अड़चन खड़ी करता है। तो कहीं ना कहीं हार्दिक पटेल
बीजेपी ज्वाइन करते हैं नहीं करते हैं ये तो खैर वक्त बताएगा। हालांकि जो समीकरण अभी बने हुए हैं उससे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन वो बात की बात है, जब तक कहीं से कोई औपचारिक घोषणा नहीं होती तब तक केवल कयास लगाया जा सकता है। हम बात करते हैं चुनाव और उसके समीकरण की, तो हार्दिक पटेल का इस वक्त कांग्रेस से इस्तीफा देना और जो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक सपना है कि संपूर्ण गुजरात पे भगवा लहराने का, ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई तार एक दूसरे से जोड़ता है, ऐसा मेरा मानना है। वैसे तो क्या होगा ये समय बताएगा, लेकिन जहां तक हार्दिक के पार्टी छोड़ते वक्त या छोड़ने से पहले की पार्टी के नेता, चाहे वो युवा हो या वरिष्ठ हो, उन पर जो आरोप लगाने की बात है, तो ये कई बार हार्दिक पटेल सुर्खियों में रहे हैं इस बात को लेकर कि पार्टी में जो कुछ भी चल रहा है या जो कोई भी मुद्दे लेकर वो पार्टी में आए थे या जो कोई भी बदलाव वो करना चाहते थे, उनमें उन्हें साथ सहकार नहीं प्राप्त हो रहा था, विशेषकर वरिष्ठ जो कांग्रेस के नेता हैं उनके द्वारा। इस बात की शिकायत उन्हें कई बार, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे वो सोनिया गांधी हो, उन्होंने की थी। ऐसा सुर्खियों में आया है और ऐसा कई बार दावा भी किया जा चुका है, लेकिन कई बार यह भी देखा गया है कि जितनी भी शिकायतें उन्होंने की थी उसमें से किसी का कहीं कोई निष्कर्ष या परिणाम नहीं आया। अनिल जी, दो तीन बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं, मैं चाहूंगा कि आप उनका जवाब अगर दे सकते हैं तो दें। हार्दिक के जाने से चुनाव के ऐन वक्त पर कांग्रेस का कितना बड़ा नुकसान आप मानते हैं? और दूसरा मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जैसे तमाम राज्यों में युवा नेता उनके चले गए, तो क्या ये बहुत बड़ा एक तरीके से फेल्योर रहा उनका, एक तरह बहुत बड़ी विफलता रही हार्दिक का भी जाना? और चुनावी राजनीति में कांग्रेस हार्दिक के जाने के बाद क्या फायदा क्या नुकसान, कहां खड़ी है? ये दो बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि हार्दिक पटेल कभी इतने बड़े नेता नहीं हुए थे कि उनके किसी पार्टी को ज्वाइन करने या किसी पार्टी को छोड़ने से राजनीतिक दुनिया में बड़ा उथल पाथल हो जाए या बड़ी कहते खलबली मच जाए या पार्टी को बहुत बड़ा नफा या नुकसान हो जाए। क्योंकि अब तक गुजरात में उनके कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद, चाहे वो आप उपचुनाव ले लीजिए, चाहे वो महानगर पालिका नगर पालिका के चुनाव ले लीजिए, चाहे वो जिला पंचायत के चुनाव ले लीजिए, अब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो अब तक के चुनावों के परिणाम जो है वो कहीं ये नहीं दिखाते कि हार्दिक पटेल का कांग्रेस में होना कांग्रेस को फायदा कारक रहा है। उल्टा कांग्रेस को नुकसान ही हुआ है। उन्हें अपनी सत्ता, उन्हें अपनी बैठकें, उन्हें अपनी जगह गंवानी ही। अनिल जी, माफी के साथ रोक रहा हूं आपको, एक ब्रेक का इशारा हो रहा है। ब्रेक के बाद ये महत्वपूर्ण चर्चा, एक नया एंगल आपने दिया है, इसे जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्दी एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। कुछ दिन ऐसे होते हैं when I love my job, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि I hate it। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना इज नॉट दैट इजी। पर गर्मी में घर को कूल रखना इज नाउ टू इजी विद समर कूल कूलर्स। समर कूल सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ रनवे 34। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एक अल्प विराम से वापस आ गए हैं और इससे पहले जब चर्चा हो रही थी अनिल पांडे जी से,
ये वो बता रहे थे कि भाई हार्दिक पटेल कोई राजनीतिक रूप से बहुत बड़े नेता नहीं रहे हैं, वो सामाजिक नेता रहे और आरक्षण आंदोलन से पहले केवल उनको उनके घर वाले ही जानते रहे होंगे और कोई राजनीतिक क्षेत्र में उन्हें कोई जानता नहीं था। और कांग्रेस में आने के बाद कोई ऐसा नहीं कि कांग्रेस का बहुत ढेर सारा फायदा हो गया हो। कुछ चीज़ें पांडे जी ने इंगित की कि चाहे उपचुनाव हो, चाहे नगर पालिका के चुनाव हो, सब में कांग्रेस औंधे मुँह ही गिरी है। इसके क्या कारण रहे हैं और क्या हार्दिक पटेल चुनावी राजनीति में तुरुप का इक्का नहीं साबित हो पाए, इसीलिए कांग्रेस बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रही? अनिल पांडे जी। जी बिल्कुल, संपूर्ण रूप से इस बात को कहना कहीं ना कहीं शायद सही नहीं होगा, लेकिन जिस मकसद से शायद कांग्रेस ने हार्दिक पटेल को पार्टी में कहते हैं कि एंट्री दी थी, वो मकसद कहीं ना कहीं पार्टी का पूर्ण नहीं हो पाया। और सबसे बड़ा जो कहते हैं एक तरह से अंदरूनी कलेश जब तब हो गया जब उन्हें कांग्रेस ने गुजरात भर का शीर्ष कमान सौंप दी और उसके बाद जो वरिष्ठ नेता नाराज हुए तो उसका भी परिणाम कहीं ना कहीं पार्टी को ही भुगतना पड़ा, चाहे वो चुनाव में हार हो या बैठकें गंवाना हो या फिर कार्यकर्ताओं का टूटना हो। तो ऐसा हार्दिक पटेल के कांग्रेस में आने के बाद कोई बहुत बड़ा फायदा हुआ हो, कोई चमत्कार हुआ हो, ऐसा तो वो दिखा नहीं पाए इतने सालों में। ऊपर से नाराजगी, तो मैंने जैसा पहले भी कहा कि कुछ चीजें बिटवीन द लाइंस की बात होती है, उन्हें सिर्फ समझा जाता है और उन्हें सार्वजनिक मंच पर कहना या बोलना उचित नहीं होता। ये समझने वाली बात है और कहते हैं कि वरिष्ठ समझते भी हैं, जानते भी हैं कि कहाँ क्या कुछ हो रहा है। जो बाकी की चीजें हैं वो तो खैर आने, अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे अब पता चलेगा कि आने वाले समय में अब क्या होता है। अच्छा, एक मेरा अंतिम सवाल है पांडे जी आपसे, अंतिम सवाल है आपका। अगर वो भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी कुछ फायदा ले पाएगी या फायदा होगा? ये दो विचारणीय बिंदु हैं बहुत कम शब्दों में। जी निश्चित रूप से हार्दिक पटेल जब कांग्रेस में थे और उनका आगामी समय को लेकर चुनाव को लेकर जब ये था कि हार्दिक पटेल चुनाव नहीं लड़ सकते, तो आपने नोट किया होगा कि अचानक ही सुनवाई हो गई, आदेश आ गया कि हाँ भाई हार्दिक पटेल अब चुनाव लड़ सकते हैं। फिर ये हुआ था कि अब वो क्या लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे। अब बड़ा मुद्दा ये आता है कि क्या हार्दिक पटेल से पीछे भी को फायदा होगा? तो ये निश्चित रूप से फायदा होगा। भारतीय जनता पार्टी में अक्सर ये देखा गया है कि कौन बाहर कहाँ क्या है कैसा है इससे मतलब नहीं है, लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी में आ गया है तो फिर वो परिवार का हिस्सा है और ये देखा गया है कि फिर परिवार वाले उसे संजोते हैं, उसका साथ देते हैं, उस आखिरी तक उसके साथ चलते हैं। गुजरात में सबसे बड़ा रोड़ा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए पाटीदार है और उसमें भी विशेषकर युवा वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं आज भी भीड़ के रूप में हार्दिक पटेल के पीछे खड़ा होता है। तो निश्चय रूप से यदि हार्दिक पटेल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को जो आरक्षण आंदोलन को लेकर जो नाराजगी गुजरात में है वो मैं ये कहूंगा संपूर्ण रूप से खत्म तो नहीं होगी, लेकिन बहुत बड़े अंश पर एक तरह से पार्टी डैमेज कंट्रोल कर पाएगी। ठीक बात है। इसका मतलब ये है कि जो आरक्षण आंदोलन का जो स्पार्क है उसको कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज करने का काम एक तरीके से हार्दिक पटेल करेंगे। बहुत धन्यवाद पांडे जी, आपने हमें समय दिया और हमारे दर्शकों को बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो स्थितियां गुजरात में भले ही कांग्रेस को इसका हार्दिक पटेल का फायदा ना कांग्रेस ले पाई हो या ना हुआ हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये कला है कि वो किसी से फायदा ले लेती है। अगर उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद ब्राह्मण नेता के रूप में फायदा दे देते हैं तो जाहिर सी बात है कि हार्दिक पटेल तो बहुत बड़े सामाजिक नेता हैं, पाटीदार आंदोलन के बड़े नेता हैं, उनका फायदा लेना भारतीय जनता पार्टी को आता है। अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे और हमारा ये सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट, मदरसों को मदद नहीं। उत्तर प्रदेश में अब नए मदरसों को किसी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जाएगा। यह फैसला योगी की सरकार ने अपने कैबिनेट बैठक में किया। योगी की सरकार ने इस संबंध में प्रस्ताव भी पारित करते हुए अखिलेश सरकार की जो पुरानी नीति थी मदरसा को इमदाद देने की, उसको एक तरीके से खारिज कर दिया। हालांकि कुछ मदरसे कोर्ट गए थे और कोर्ट जाने के बाद उन्होंने एक तरीके से
एक तरीके से उन्होंने मांग की थी, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि उन्हें कोई राहत नहीं मिल रही है। इसी के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने राहत देना तो दूर, उन्होंने पूरा नीति को ही खारिज करके सारे जो कोई भी नए मदरसे होंगे उनको एक तरीके से कोई इमदाद नहीं मिलेगी, लेकिन जो पुराने मदरसे हैं उनको पूर्व की भांति इमदाद मिलती रहेगी। इसके पीछे शुरू से, जब से भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या का आंदोलन और जब से उसने एक तरीके से हार्ड हिंदुत्व का मिक्सचर अपनी राजनीति में किया है और उसमें उसको सफलता मिली, उसके बाद से मदरसों का प्रश्न बारंबार आया है। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये कहते सुने गए हैं कि मदरसों में आतंकवादी बनते हैं, छात्र नहीं बनते, तमाम सारी बातें करते रहे हैं। लेकिन अब मदरसे राजनीति साधने का भी एक साधन बन रहे हैं, ऐसा आरोप विपक्ष लगा रहा है और समाजवादी पार्टी ने भी इस पर नाराजगी जाहिर की है। इसके पीछे की राजनीति क्या है? आखिर मदरसे क्यों फोकस में रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के? इन सब तमाम मुद्दों को लेकर ये निर्णय क्यों लिया गया? हमारे लखनऊ के ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री से बात की, पहले वो सुनिए। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी हमारे साथ हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज नए मदरसों को अनुदान में न शामिल करने का निर्णय लिया है। कल कैबिनेट में इस पे फैसला हुआ है, तो उस पे बात करेंगे। दानिश जी, नए मदरसों को अनुदान सूची से बाहर किया गया है, क्या मामला है पूरा? देखिए, हम एक अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपने मदरसे के छात्रों को दें, हम लगातार उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज आप देखिए, मदरसों का आधुनिकीकरण हुआ है। दीनी शिक्षा के साथ साथ जो है साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर की शिक्षा भी हमारे मदरसे का छात्र ले रहा है। इसी तरह हम एक अच्छा क्वालिटी का माहौल अपने मदरसा एजुकेशन में डेवलप कर पाएँ, इसलिए हमने इस तरह के फैसले लिए हैं। और हर ज़िले में हमारे पास ऐसे एडेड मदरसे हैं जिनको सरकार जो है सहायता देती है। इसके अलावा आधुनिकीकरण के भी मदरसे हैं, तो हम उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छा और बेहतर बनाएं ताकि एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था हम उन मदरसों में लागू करें, जहां से शिक्षित होकर मदरसे का छात्र समाज में आगे जाए, उसके नौकरियों के रास्ते खुलें और वो राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाए। लगभग कितने मदरसे होंगे जो अभी सरकार के सूची में होंगे जिनको अनुदान लगातार मिल रहा है? जैसे पूरे प्रदेश के हर जिले से अगर मिला लिया तो 558 ऐसे मदरसे हैं जिनको अनुदान मिल रहा है। इसके अलावा 7,442 ऐसे ही मदरसे हैं जो आधुनिकीकरण का हिस्सा हैं और 8,000 से ऊपर ऐसे ही मदरसे हैं जो मान्यता प्राप्त है। तो ऐसे 16,000 से ऊपर हमारे पास मदरसों का इंफ्रा है जो कि एजुकेशन को ग्राउंड लेवल पर पहुंचाने का काम कर रहा है। अच्छा, कुछ और मदरसे होंगे जिनको नई सूची में न शामिल करने, तो वो कैसे कितने एप्लीकेशन रहे होंगे मदरसों का जो अनुदान चाह रहे थे? नहीं, ऐसा भी बहुत वो नहीं है। हम लगातार डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था को बढ़िया करने के लिए काम कर रहे हैं, छात्रों को और अच्छी सुविधा देने के लिए काम कर रहे हैं। तो इसी दिशा में हम लगातार प्रयासरत हैं और छात्रों की ओर से भी बहुत स्वागत होता है हमारे फैसले का, क्योंकि हमने मदरसे को आधुनिकीकरण किया है, छात्रों की शिक्षा के स्तर को बढ़िया किया है और उनके डेवलपमेंट के रास्ते खोले हैं। धन्यवाद। तो ये थे प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी, जिनका सीधा कहना है कि जो मदरसे ऑलरेडी अनुदान सूची में शामिल हैं उन्हीं को सरकार लगातार हाईटेक कर रही, उनको उच्च और तकनीकी शिक्षा देने का काम कर रहा है, इसलिए नए मदरसों को अनुदान सूची में रखने से बाहर किया गया है। कैमरा पर्सन बलराम के साथ दिनेश त्रिपाठी, के न्यूज, लखनऊ। अब इस पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और नेता अनुराग भदौरिया ने प्रतिक्रिया दी है, वो भी सुनना लाजमी है। कमाल है भाई उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। अब उस शिक्षा के अंदर भी नफरत की राजनीति खोज रही है। शिक्षा में नफरत की राजनीति का क्या मतलब है भाई? हर व्यक्ति को शिक्षित होने का अधिकार, हर बच्चे को शिक्षित होने का अधिकार है। अगर मदरसा बोर्ड मानक पूरी करता है तो उसे अनुदान देने में क्या दिक्कत है भाई? उसको क्यों रोक रहे हैं आप? क्योंकि आपको नफरत की राजनीति को बढ़ावा देना है, असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना है, इसीलिए आप रोज रोज नए सगुफे लेके आते हैं। ये समाज के लिए चिंता की बात है। समाजवादी पार्टी की तीखी प्रतिक्रिया है कि भाई आप नफरत की राजनीति करते हैं, मदरसों में आप नफरत देख रहे हैं। मेरे मन में भी एक सवाल आता है कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं
जो एडेड स्कूल हैं, सहायता प्राप्त स्कूल हैं, हिंदी मीडियम के स्कूल हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों मीडियम के स्कूल हैं, वहाँ अगर सर्वे किया जाए, स्थितियाँ देखी जाएं, तो वहाँ भी सरकार का पैसा जाया हो रहा है या मुफ्त में लोग तनख्वाहें ले रहे हैं। मदरसा ही क्यों बार बार टारगेट होता है? ये बड़ा अहम सवाल है और हमारे साथ इन सवालों का जवाब खोजने के लिए हमने आमंत्रित किया है उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक नवेद सिको साहब को। नवेद भाई, बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन, और माफ़ी कि कुछ इंतज़ार आपको करना पड़ा ये सेगमेंट आते आते। नवेद भाई, मदरसे हरदम क्यों निशाने पर रहते हैं? क्या यहाँ क्या ऐसा है यहाँ बड़ा आपत्तिजनक रहता? क्या यह पढ़ाई नहीं हो पाती, या जो इनकी इमदाद होती है, जो सरकारी इमदाद होती है, क्या मुफ्त में उसका मतलब उसका इस्तेमाल नहीं सही होता, या कोई ये लोग सब खा जाते हैं? कितने खराब लोग हैं मदरसे वाले ये। बिल्कुल। एक बात, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, जनता मेरी आवाज जी मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं नवेद भाई आपको। हाँ जी, देखिए एक बात बहुत दिलचस्प है जो आपने चर्चा छेड़ी है। ये फैसला होने के बाद अनुदान रोकने का, आपने गौर किया होगा कि विपक्ष के भले ही बयान आए हों, मुस्लिम समाज की तरफ से इस पे कोई खास इतराज नहीं जताया जी। कोई बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, उलमा, धार्मिक नेता, मुस्लिम धार्मिक नेता, कोई इस तरह के बयान नहीं आए जिस पर सवाल उठाया गया हो या इस पर एतराज किया है। इसका एक कारण मुझे समझ में आता है और मैंने बहुत करीब से देखा है मुस्लिम समाज में मदरसों के अनुदान को लेकर। खासतौर से भारतीय जनता पार्टी जब से की सरकार जब से उत्तर प्रदेश में बनी है, मुस्लिम वर्ग ये चाहता ही नहीं है कि उसको अनुदान मिले। असल में मामला क्या है कि उसको ये लगता है कि अगर अनुदान मिलेगा तो दखल अंदाजी होगी। और ये बात भी बिल्कुल तय है कि जो एस्टैब्लिश मदरसे हैं, जो सचमुच के मदरसे, बड़े मदरसे, जो धार्मिक इदारे हैं जिनको उलमा चला रहे हैं, जिसके अंदर काफी बड़ी संख्या में परंपरागत तरीके से लोग जुड़े हुए और धार्मिक शिक्षा ले रहे हैं, उनके पास बहुत कुछ अपने समाज का चंदा आता है और विदेशों से भी चंदा आता है और बहुत हंसते खेलते वो अपना मदरसा चलाते हैं जी। जो ये मदरसों को अनुदान मिलता है सरकार की तरफ से, ये ज्यादातर मदरसों का अनुदान नहीं मिलता है, अनुदान के लिए मदरसे खोले जाते हैं और उसमें बंदर बाट होती है, दलाल होते हैं, बिचौलिया होते हैं और एक इंफ्रास्ट्रक्चर एक कच्चा तैयार किया जाता है, फोटो खींचे जाते हैं, कुछ तस्वीरें खींची जाती हैं और पैसा लिया जाता है और वो पैसा बढ़ जाता है। उसमें कोई पारदर्शिता नहीं होती है और वो एक लूट का एक तरीका होता है छोटी छोटी जगहों पे, जिसमें 2-4 दलाल होते हैं, कुछ अधिकारी बाबू होते हैं और वो पैसा बढ़ता है, उसमें कुछ भी नहीं होता है। एक चीज। दूसरी चीज ये कि अगर अनुदान आता भी है मदरसों में, तो कुछ मदरसों के संचालक जो हैं, खासतौर से बड़े लेवल पे जो हैं और पुराने हैं, उनको बड़ा डर लगता है। भारतीय जनता पार्टी से उनको बड़ा डर लगता है। उनको लगता है कि पारदर्शिता, उनके नियमों को हमें पालन करना पड़ेगा, राष्ट्रगान गाना पड़ेगा, वंदे मातरम करना पड़ेगा। जब समझ में आएगा हमें अपनी सारी फाइलें खोल के दिखानी पड़ेगी और अंदर का माहौल का एक रास्ता किया। इसलिए अनुदान कम से कम भाजपा का नहीं चाहते हैं, खासतौर से इस तरह की मदरसे। दूसरी चीज एक बहुत अहम ये है कि मदरसों के अनुदान और मदरसा नीति के ऊपर तमाम वर्ग सवाल उठाते रहे हैं और बहुत सारे सवाल उठाते रहे हैं और ज्यादातर सवाल बड़े जेन्युइन होते हैं। एक चीज तो ये कि हम लोग का धर्मनिरपेक्ष राज्य है और विपक्षी दल तो इसको बार बार इस बात को दोहराते हैं और सच बात भी है, उसका पालन भी होना चाहिए। मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज तो इसको और ज्यादा शिद्दत से उठाता है और याद दिलाता है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। तो अब ये बताइए, धर्मनिरपेक्षता का मतलब तो यही है ना कि सब धर्म समाज है, समान है। हमारे देश में, हमारे प्रदेश में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। आप मुझे बताइए, ईसाइयों को धार्मिक शिक्षा के लिए सरकार पैसा देती है? हिंदू समाज को धार्मिक शिक्षा के लिए क्या पैसा देती है? नहीं देती है। किसी भी धर्म के लोगों को धार्मिक, क्योंकि हमारे क्या पैसा, रेवेन्यू जो सरकार का होता है वो धर्म के डेवलपमेंट के लिए नहीं होता है, समाज के डेवलपमेंट के लिए होता है, प्रदेश और देश के विकास के लिए होता है। धर्म तो निजी है। ये धर्मनिरपेक्ष का नारा लगाने वाले लोग मैं सम्मान करता हूं, मैं भी धर्मनिरपेक्षता का आदर करता हूं, पूरा देश प्रदेश करता है।
हमारे घर में आज कोई मिलाद हो रहा है, हमारे घर में बच्चे को अगर कुरान शरीफ पढ़ाया जा रहा है तो हम सरकार से पैसा क्यों लेंगे? सरकार से ये जरूर होगा कि बच्चा अगर मॉडर्न शिक्षा में, आधुनिक शिक्षा में अच्छे नंबर लाएगा तो वो कोशिश की जाएगी कि इसको स्कॉलरशिप मिले। अगर हमारे घर में शौचालय नहीं होगा और हम गरीबी से गुजर रहे हैं तो हम लोग शौचालय मांगेंगे, लेकिन धर्म के लिए सरकार पैसा क्यों दे? ये परंपरा ही गलत है और इस पर सवाल उठते रहे हैं कि ये कौन सा तरीका है कि धर्म की शिक्षा के डेवलपमेंट के लिए सरकार का और इस प्रदेश और देश की जनता का टैक्स का पैसा दिया जाए और दूसरे धर्मों को नहीं दिया जाए? क्यों दिया जाए? जब इसको निजी कहा जाता है तो निजी चीजों में पैसा कहां दिया जाता है? बड़ा सवाल। दूसरी चीज ये कि ये जो मदरसों की नीति है और जो डोनेशन का और ये सहयोग का एक सिलसिला है, इसमें बहुत सारी अनियमितताएं, कोई आउटपुट सामने नहीं आया, कोई रिस्पांस सामने नहीं आया, कहीं पर भी कुछ ये नहीं देखने में आया कि मदरसे इतने डेवलप हो रहे हैं और आधुनिक शिक्षा उसमें बढ़ रही है। देखिए एक चीज और है, एक बड़ा सवाल और है, मदरसों में आधुनिक शिक्षा का मतलब भी मेरे नहीं समझ में आता है। मदरसे का अर्थ क्या है? मदरसे का मतलब ही है कि धार्मिक शिक्षा जी, यानी कुरान शरीफ पढ़िए, कलमा पढ़िए, दुआएं पढ़िए। आप मुझे बताइए कोई अंग्रेजी में कलमा पढ़ सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या मतलब है? मदरसे का जिसका आधार और उसकी आत्मा ही धर्म की शिक्षा है और धर्म की शिक्षा में कोई मतलब ही नहीं है साइंस का। धर्म की शिक्षा में अंग्रेजी का कहा, वहां तो अरबी, फारसी, उर्दू। तो आप आधुनिकीकरण करिए, आप मुसलमान बच्चों की शिक्षा को आगे बढ़ाइए, वो हमारे समाज का हिस्सा है। और जो रिपोर्ट्स आती है मुस्लिम समाज के बच्चे उस शिद्दत से नहीं पढ़ पाते हैं जितना अन्य धर्म के लोग बच्चे पढ़ते हैं। आप उनको आगे लाइए, उनको स्कॉलरशिप दीजिए, स्कूलों में उनकी फीस में आप सब्सिडी दे सकते हो। जो गरीब बच्चे हैं और जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, तमाम आप सुविधाएं दीजिए, लेकिन आप उनको अलग थलग करके आधुनिक शिक्षा क्यों देंगे? आधुनिक शिक्षा के तो सारे स्कूल हैं, तमाम स्कूल हैं। आप मदरसे के अंदर आधुनिक शिक्षा हमारे समझ में नहीं आती है। जहां पर आधारी धर्म है, जहां पर आधार कलमा पढ़ना है, कुरान शरीफ पढ़ना है, अच्छी बात है, हदीसें पढ़ना है, वहां आधुनिक शिक्षा कहां से आ जाएगी? हम अरबी नवेद भाई, इसका मतलब ये है कि एक ये भवदंड है, ये भ्रमजाल फैलाया जाता है, ये भ्रमजाल फैलाया जाता है। मंत्री जी भी कह रहे थे, दानिश अली आजाद, कि हम मदरसों में आधुनिकीकरण कर रहे हैं, आधुनिक शिक्षा दे रहे हैं। तो चाहे मंत्री हो, चाहे मदरसा संचालक हो, ये सब भ्रमजाल फैलाते हैं और एक लिबास से उसको ढक के रखते हैं, बताते हैं कि भाई इसके नीचे मत देखो, इसके नीचे बहुत अच्छा हो रहा है, और वो कहते हैं इसके नीचे मत देखो। तमाम सारी इस तरह की बातें करते हैं। तो कुल मिला के जो आपने आंखें खोल दी लोगों की, बहुत सारे लोगों की आंखें खोल दी कि भाई वहाँ तो दीनी तालीम होती है, और दीनी तालीम में अंग्रेजी और साइंस का क्या काम? दीनी तालीम दीजिए उसको, और अगर बच्चे को अच्छे से शिक्षित कराना है तो किसी अच्छे स्कूल में भेजिए, पढ़ाइए लिखाइए। तो क्या आपको लगता नहीं कि ये भ्रमजाल, सरकारी भी भ्रमजाल है और मदरसा संचालक भी भ्रमजाल करते हैं? और मुस्लिम कम्युनिटी चूँकि वहाँ अशिक्षा है बहुत बड़े पैमाने पर, तो वो इसी भ्रमजाल में उलझे रहते हैं। सरकार भी भ्रमजाल में पैसा फैलाती है, मदरसे वाले लोग भी, मुल्ला मौलवी भी। देखिए मुसलमानों का जो मुस्लिम समाज है वो कतई भी मदरसों, वो आम समाज जो है वो नहीं चाहता है। उसने हज की सब्सिडी को भी कहा था, उसने कहा था ये हमारा धार्मिक कर्तव्य और अधिकार है, इसमें हम सरकार से इमदाद क्यों लें? हमारे पास, और देखिए इस्लाम में तो ये कहा गया है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप अपना धार्मिक अनुष्ठान जो है, आप धार्मिक यात्राएं करिए, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मत करिए। आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई पाप नहीं होगा, गुनाह नहीं होगा। तो ये संपन्न अगर आप हैं तो आप हज करिए, और अगर आपके पास पैसा नहीं तो बिल्कुल मत करिए। आपके ऊपर वाला खुदा आपकी प्रार्थना और आपके सारे मानेगा। लेकिन मेन चीज ये है कि जब सब्सिडी का सिलसिला था तो कई मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मैंने सुना था कि क्यों सरकार देती है, हमें नहीं चाहिए, और ना देने पर बड़ी खुशी महसूस होती है कि हमारा अपना खुद का ये निजी अधिकार है। भाई देखिए, अगर आप देखिए तो धार्मिक तौर से अगर देखिए तो हम कुंभ मेले की बात करेंगे। कुंभ मेले के ऊपर अगर पैसा सरकार देती है, उसका बजट होता है, तो उसका एक लॉजिक है, समझ में आता है। ये सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा हुआ है, और कुंभ मेला वो मेला है जहां पूरी दुनिया का पर्यटक उससे आकर्षित होकर आता है, और हमारे पास रेवेन्यू आता है। वो एक सांस्कृतिक दर्शन का केंद्र है, और उसकी वजह से पर्यटक बढ़ता है। ये पूरा रिसर्च है, ये मैं ऐसे ही नहीं है कि मैं
किसी के फेवर के लिए या किसी के विरोध के लिए बोल रहा हूं। ये एक ऐसी संस्कृति है, वो एक ऐसा मेला अगर उसमें सरकार देती है तो उसको एक सांस्कृतिक तौर से देती है, वो उसको एक पूरा फुल फ्लैश धार्मिक नहीं माना जाता। इसके अलावा कहीं भी धर्म के नाम पर डोनेशन नहीं दिया गया और ये सिलसिला जो शुरू हुआ इस बात में कोई शक नहीं। नवेद भाई अगर कुंभ के लिए दे सकती है तो फिर उर्स के लिए भी देना चाहिए, बराबरी तो यही है। देखिए उर्स का आपने कभी सुना है कि उर्स के लिए पर्यटक आया है? उर्स जो है हमारी देखिए पर्यटक आता है, अगर देखिए राम मंदिर के लिए अगर पर्यटक आता है तो वो मंदिर के लिए नहीं आता है, उस भव्य इतिहास के लिए आता है, उन बातों के लिए, उन गाथाओं के लिए, उन कहानियों के लिए आता है जो उसने हमेशा से पूरे विश्व पटल पे है। कभी आप खुद, और मैं इमामबाड़े का भी बड़ा सम्मान करता हूं, बड़े बड़े यहाँ इमामबाड़े, उसके अनुदान दिया जाता है, अच्छी बात है, क्योंकि इमामबाड़ा जो है जो दार्शनिक स्थल है उसमें भले ही वो मुस्लिम समाज का अच्छी बात है कि वो धार्मिक स्थल है, लेकिन उसमें भी अगर बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़े को देखने के लिए या ताजमहल को देखने के लिए दुनिया का पर्यटक आता है तो सरकार को उसको अनुदान देना चाहिए और देती है, अच्छी बात है, जितना देती है उससे ज्यादा कमाती है। और हम सबके लिए यही कि हमारे सरकार के पास जब रेवेन्यू होगा तो गरीबी हमारी कम होगी, हमारे डेवलपमेंट के रास्ते खुलेंगे। तो लेकिन मदरसे के लिए कभी देखा कि पर्यटक आ रहा है? क्या हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है? ठीक बात है नवेद भाई, वास्तव में बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपने हमारे दर्शकों को बताई कि वास्तव में जो मुस्लिम समाज, आज मैं भी बड़ा भौचक था कि मुस्लिम समाज की तीखी प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी और ये चीज़ मिस कर रहा था मैं कि वास्तव में ये क्यों नहीं आई। एक दो नेताओं के आ गए और आपने उसकी ओर रोशनी डाली कि वास्तव में अगर कहीं पीड़ा होती किसी को तो प्रतिक्रियाएं आती, लेकिन इससे फ़ायदा मुस्लिम समाज का नहीं हो रहा है। मदरसे वाले जो लोग हैं जो एक तरीके से संगठित रूप से केवल इमदाद लेने के लिए मदरसे खोलते हैं, ये उनका मसला, इसलिए बहुत रिएक्शन नहीं हुआ। ठीक है, सरकार का निर्णय है, स्वीकार करना ही है और बहुत फ़र्क भी नहीं पड़ रहा क्योंकि उसकी दलीलें भी नवेद सिको साहब ने दी। बहुत शुक्रिया आपका नवेद भाई, बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को समय दिया। अब बात करते हैं उन्नाव जंक्शन की। उन्नाव जंक्शन, चंद्रभूषण त्रिवेदी रमई काका जिन्होंने लिखा है कि जब आई रेल बरेली के घुस गए जनाने खाने में, तब सबई मेहरिया बकुर उठी हम भागें दूसरे खाने में। ये चंद्रभूषण त्रिवेदी और रमई काका परंपरा के आदि कवि, अवधि के सरताज पंडित प्रताप नारायण मिश्र, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, इस तरीके के मनीषियों और महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मनीषियों के जिले उन्नाव में एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जो वास्तव में व्यवस्था को तार तार करती नजर आई। इसीलिए हम मंथन में उन्नाव जंक्शन लेकर आए हैं। अक्सर आपने पुलिस की वजह से जनता को रोते देखा होगा, लेकिन हम जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यानी जो हम वीडियो आपको दिखा रहे हैं, उसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल यह वीडियो उन्नाव सदर कोतवाली इलाके का है, जिसमें ट्रैफिक का सिपाही, बल्कि कोतवाली के अंदर का है, जहां ये हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं, इस उन्नाव की जो सदर कोतवाली का है, जहां ट्रैफिक का सिपाही फूट फूट कर इंस्पेक्टर के कमरे में रोता नजर आ रहा है। पंचायत लगाए जो लोग कुर्सी पर पालथी मारकर बैठे हुए हैं, वो रोते हुए सिपाही को देख भी रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं। इस वायरल वीडियो में इंस्पेक्टर कोतवाली भी कहते सुने जा रहे हैं कि गलती आप लोगों की है, गाड़ी में क्या आपको हूटर लगाने कर चलने का अधिकार है क्या? वो सवाल कर रहे हैं, इसलिए फोटो खींच रहा था ये सिपाही। आपको बता दें कि तिराहे से शुरू हुआ विवाद थाने तक आ पहुंचा और खुद को उन्नाव के सत्ताधारी विधायक, यानी भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो भगवंत नगर से हैं, आशुतोष शुक्ला, उनका रिश्तेदार बताने वाले ये 3-4 नेता पुलिस से बदसलूकी करते नजर आए। और जब उस कर्मचारी ने, पुलिस के इस कर्मचारी ने जब कार्रवाई की बात कही, तो खुद ही ये लोग इतना सत्ता का जो नशा है इनके सिर पर इतना सवार हो गया कि ये खुद सिपाही को घसीटते हुए, गालियां बकते हुए इंस्पेक्टर के कक्ष तक ले गए। कैसी हिमाकत है इन लोगों में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि खबरदार
कोई नजर ना आए थाने के इर्द गिर्द सिफारिश की बात करने के लिए। सब कुछ सिस्टम से चलेगा। लेकिन ये तो कानून आप में ले रहे हैं, कह रहे हैं भाई मेरी सरकार है, सत्ता है, हम इसे अपने हिसाब से चलाएंगे। और विधायक जी का हाथ है। हमने विधायक जी से संपर्क करने की कोशिश की तो बताया गया वो दिल्ली में है, बात नहीं हो पाएगी। ये आशुतोष शुक्ला हैं और ये जो उनको मालाएं पहना रहे हैं ये वही आरोपी हैं जिन्होंने इस पुलिसकर्मी को रोने पर मजबूर कर दिया, वो भी फूट फूट कर रोने पर मजबूर कर दिया है। इस पे हम सहयोगियों से कहेंगे कि एक बार जरा ये पूरा दृश्य दर्शकों को भी सुनाइए। हालांकि बहुत वायरल वीडियो है, बहुत ज़्यादा लोग सुन चुके होंगे, लेकिन एक बार फिर सुनाइए, इस कार्यक्रम की मांग भी है। चालान करेंगे, मेरी ड्यूटी, मैंने एक भी चालान नहीं किया, मैंने चालान नहीं किया, मैंने चालान नहीं किया, मैंने चालान ही नहीं किया भाई साहब, मैंने घंटे गाली देगा, तुम चलो पटवारी, तुमको मैं बंद करा सीनियर बात कराइए। अब ये बात कहनी चाहिए थी सिपाही को कि कानून तोड़ने वाले को चलो हम थाने में बंद कराते हैं। यहाँ ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि चल तुझे थाने में बंद कराता हूँ। गजब है, इसे कहते हैं उलट बांसी। रमई काका होते तो इस पर एक कविता की रचना जरूर कर देते। उन्नाव से हमारे विशेष संवाददाता अरुण अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, ये क्या माजरा है और जो उन्नाव की भाषा में कहें कि लफड़ा क्या है? बिल्कुल, जिस तरीके का ये पूरा मामला है, इस पूरे मामले में कल शाम लगभग 6 से 7 के बीच का ये पूरा प्रकरण है। गांधीनगर तिराहा पड़ता है, कोतवाली से मात्र 200 मीटर की दूरी होती है। एक सिपाही जो है, जिस सिपाही की अरुण आवाज नहीं मिल रही, दर्शकों को अनम्यूट कीजिए। लग रहा कुछ तकनीकी व्यवधान है। अरुण अवस्थी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अरुण ने जो पूरा वृतांत हमें बताया वो कुल मिलाकर ये है। शायद दोबारा संपर्क हो गया है। अरुण, कंटिन्यू करें। वहां पहुंचते हैं, जो अपनी गाड़ी में होते हैं, गाड़ी बीच सड़क पे खड़ी कर देते हैं और खड़ी करने के बाद खरीदारी करने लगते हैं। वो सिपाही जो ट्रैफिक व्यवस्था का पालन करा रहा होता है, वो जब देखता है कि गाड़ी में हूटर लगा हुआ है और गाड़ी में ब्लैक फिल्म चढ़ी हुई, उसको लगता है कि ये कानून व्यवस्था के खिलाफ है, तो वो फोटो खींचने लगता है। बस यही बात उन भाजपाइयों को बुरी लग जाती है जो उस गाड़ी में सवार होते हैं और सत्ता के नशे में चूर होते हैं। वो आते हैं, उसके साथ बदसलूकी करते हैं, उसके साथ अभद्रता करते हैं और यहां तक उनका मनोबल बढ़ा हुआ होता है कि वो कह जाते हैं कि चल थाने लेके चलते हैं तुझको। और इतना ही नहीं, उसको पकड़ कर ले जाते हैं थाने के अंदर और थाने के अंदर भी उसके साथ बदसलूकी करते हैं। और वो इतना व्यथित हो जाता है सिपाही कि थाने के अंदर उस सारी व्यवस्था को बताते हुए रोने लगता है। हालांकि इस पूरे मामले में प्रशासन ने FIR दर्ज की, लेकिन जो धाराएं हैं, जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, वो धाराएं ऐसी है कि जिसमें उसको किसी भी तरीके का, जो ये घटना को कारित करने वाले लोग होते हैं, जो अपने आप को भाजपाई बता रहे होते हैं, जो उस पार्टी से होते हैं जो आचरण और अनुशासन की बात करती है, ऐसी पार्टी के वो कार्यकर्ता एक सिपाही के साथ में जो सुरक्षा का काम कर रहा होता है उसके साथ अभद्रता करते हैं, उसको पकड़ के ले जाते हैं और वहां उस पर कार्रवाई की बात करते हैं। ये तो कहिए इतना ज्यादा वीडियो वायरल हो जाता है कि उसके बाद प्रशासन थोड़ा सा बैकफुट पे आता है और एक FIR दर्ज करता है। FIR में जो धाराएं वो 3 साल से ऊपर की सजा नहीं दे सकती है। हालांकि अब इस पूरे मामले में कहा जा सकता है कि आम और खास के बीच की बात है, क्योंकि अगर एक आम आदमी होता जो सिपाही के साथ इस तरीके की अभद्रता करता तो शायद उसको उसी समय जेल भेज दिया जाता। लेकिन चूंकि विधायक जी के खास लोग थे, अपने आप को उनका खास बता रहे थे, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं। और जिन दफाओं में मुकदमा लिखा गया वो दफाएं ऐसी हैं कि उनमें उनको सजा भी नहीं मिलनी है। एक बात और मैं बताना चाहता हूं पूरे मामले से लेकर के, आज तो एक और आगे बात बढ़ गई। आज भाजपा की तरफ से और उन आरोपियों की तरफ से कुछ लोग प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से मिलने गए, पुलिस अधीक्षक से मिलने गए। वहां जाके उन्होंने एक
प्रस्ताव पत्र भी दिया कि भाई वो जो भाजपा कार्यकर्ता थे उनसे सिपाही अभद्रता कर रहा था, जबकि वायरल वीडियो बता रहा है कौन किससे अभद्रता कर रहा था। तो इस तरीके की स्थितियां हैं। हालांकि थोड़ा सा बैकफुट पे विधायक जी आए हैं और वो कह रहे हैं मेरा क्या मामला है, लेकिन अगर मामला नहीं है तो उनको आना चाहिए था, सामने आके बयान देना चाहिए था, लेकिन किसी भी तरीके का उनके द्वारा कोई बयान नहीं आता है। हाँ, यह जरूर है कि वो भाजपाई जो अनुशासन और आचरण की बात करते हैं, जिनको प्रशिक्षित करने के लिए कई बार प्रशिक्षण शिविर लगते हैं, उनके द्वारा इस तरीके का काम किया जा रहा है। हालांकि अक्सर कहा जाता है कि भाजपाई इस तरीके के नहीं होते हैं, लेकिन ये वायरल वीडियो बता रहा है कि भाजपा के कार्यकर्ता, उन्नाव में भाजपा के कार्यकर्ता कैसे हैं। विधायक जी के जो खास लोग हैं, विधायक जी के जो साथ चलने वाले लोग हैं, विधायक जी को जो माला पहनाने वाले लोग हैं, वो कानून का कितना पालन करते हैं, यह बात इस वायरल वीडियो ने स्पष्ट कर दी। अरुण, वाकई ये बड़ा गजब है मामला, इसको कहते हैं गजबे है बिल्कुल, क्योंकि ये धाराएं तो बिल्कुल विधायक जी वाली लगी हैं। जैसे आपने कहा कि धाराएं ये विधायक जी वाली हैं, कार्रवाई अभी हुई नहीं है। अगर वो लोग थाने में मौजूद थे और अगर वास्तव में उन्होंने जुर्म किया था, तो अरुण, क्या उनकी गिरफ्तारी वहां पर नहीं हो सकती थी? सर, यही मैंने पहले भी कहा है कि आम और खास के बीच अगर यही पब्लिक का कोई आदमी हुआ होता, पब्लिक के आदमी द्वारा किसी तरीके की सिपाही के साथ बातचीत की गई होती, बातचीत के क्या वैधता की गई होती, तो आज वो जेल में पहुंच गया होता। लेकिन वो लोग कोतवाली के अंदर बैठे रहे, अपनी बात कहते रहे और कार्रवाई की मांग करते रहे, तो तत्काल तो उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई। एफआईआर तो तब दर्ज हुई जब सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो जाता है ये वीडियो और उस सिपाही का रोता हुआ चेहरा सामने आता है। कई जनप्रतिनिधियों ने, जो विपक्षी दलों से जुड़े हुए होते हैं, कई वरिष्ठ पत्रकारों ने जब इसको हमारे एक सहयोगी आज बता रहे थे अरुण कि वो किसी चौराहे पर टेम्पो का इंतजार कर रहे थे दफ्तर आने के लिए, तो कई सिपाही ये कहते फिर रहे थे कि भैया आप लाइन में ट्रांसफर करा लो, क्योंकि चौराहे पर ड्यूटी नहीं हो पाएगी, हम ना बेइज्जती करवा पाएंगे, ना अपना मोबाइल फोन तोड़वा पाएंगे। इस तरह की बातें भी पुलिस के अंदर कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं उनका मनोबल तोड़ती हैं। एक और घटना उन्नाव जिले की है, चूंकि हमने अपने कार्यक्रम का नाम ही उन्नाव जंक्शन रखा, तो वास्तव में गुटखा थूकने को लेकर आपस में हुए विवाद के बाद लात घूसे चले और बवाल हुआ। वारदात को कैमरे में कैद किया गया और सोशल मीडिया पर यह वायरल भी है। गुटखा थूकने के बाद आपस में कहा सुनी हुई। ये मामला भी उन्नाव सदर कोतवाली के पास एक मार्केट का है। यहाँ शादी वर्दी में सिपाही के साथ मारपीट भी हुई। एक दिन पहले भी यहाँ भाजपा नेता वाला विवाद, जैसा हमने आपको बताया, ये मामला भी इस उन्नाव सदर कोतवाली का है। और मसला ये था कि यहाँ वो थूक दिया गया था और थूकने के बाद जब कार्रवाई की बात करने लगे तो वहाँ लोग सिपाही को पीटने लगे। सिपाही ने इस पर एतराज जताया कि भाई यहाँ क्यों थूक दिया तुमने। तो ये आप देख लीजिए किस तरीके के हालात हैं कि अगर कानून का पालन करा रहा तो वहाँ ट्रैफिक वाला पिट रहा और यहाँ शादी वर्दी में पिट रहा। और इस घटना का भी बहुत संक्षेप में बताइए। बिल्कुल, ये आज की घटना है, शाम लगभग 3 से 4 बजे के बीच की घटना है, ठीक बड़े चौराहे की घटना है। वहां कुछ, इसमें भी कुछ भाजपाई थे जो भाजपा कार्यकर्ता अपने आप को कह रहे थे, उनके द्वारा इस तरीके का गुटखा खाने के बाद थूका जाता है। और जब प्रशासन के सिपाही जो शादी वर्दी में वहां पे खड़े थे, उनके द्वारा जब आपत्ति दर्ज की गई तो इसमें मारपीट हुई और मारपीट इतनी हुई कि बड़े चौराहे पर जाम लग जाता है। हालांकि ये भी मामला कोतवाली पहुंचता है और पीछे से एक नेताजी इसमें पैरवी करते हैं। और हुआ क्या कि दोनों लोगों ने लिखा पढ़ी में मान लिया कि मुझे कोई कार्रवाई नहीं चाहिए। तो इस तरीके का दबाव है। भाजपा नेताजी कल सामने थे, आज पीछे से थे और कुल मिला के ये हुआ कि इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई और दोनों पक्ष पीछे हटने के लिए तैयार हो गए। मामला वहीं का वहीं रफा दफा कर दिया गया। खैर, ये जरूर है कि भाजपाइयों की तूती बोल रही है, ये कहा जा रहा है, ऐसी चर्चाएं हो गई हैं, ऐसी जनचर्चा भी हो गई है। बहुत शुक्रिया अरुण, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे सहयोगी अरुण अवस्थी ये बता रहे थे कि भाई किस तरीके से यहाँ कानून हाथ में लेने का काम चल रहा है। जो पार्टी के लोग कहा करते चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी की चाल भी थोड़ा चाल में लहर आ गई है। और इसकी वजह यह है कि लहर कब आती है, जब आपको सत्ता मिलती है तो आदमी लहरा कर चलता है। तो भाजपाई और खासतौर पर उन्नाव के लहरा कर चल रहे हैं, लहरा रहे हैं। देखिए योगी महाराज की नज़र कब इन पर पड़ती है, इनकी लहर
दुरुस्त की जाती है। अब वक्त हो चला है चलते चलते का, और चलते चलते में हम बात करेंगे उत्तराखंड में 3 मई से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो गई थी। इस यात्रा का साक्षी बनने के लिए देश के कई कोनों से लोग भगवान के दर्शन करने आ रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक श्रद्धालु अपने कुत्ते के साथ, बड़ा ये बहुत आपत्तिजनक भी हो सकता है कि एक श्रद्धालु अपने कुत्ते के साथ भगवान केदारनाथ के दर्शन करने मंदिर में घुस जाता है। और यही नहीं, बाकायदे मंदिर में जूता पहने भी श्रद्धालु को देखा जाता है। उसने कुत्ते के पंजे से नंदी भगवान को स्पर्श भी कराया, यानी नंदी भगवान को प्रणाम भी कराया। ये कुत्ते को वो जो श्रद्धालु है वो एक तरीके से इंसान की तरह ट्रीट कर रहा। नंदी जी को स्पर्श करते हुए कुत्ता और जूते पहने हुए वो श्रद्धालु, ये बात लोगों को अच्छी नहीं लग रही है। और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर में हालांकि इसके बाद समिति ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, लेकिन ये तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है और ये तस्वीर अच्छी नहीं की जा सकती सनातन धर्म की दृष्टि से और एक आम इंसान की दृष्टि से कि क्या मंदिर में जहां ये कहा जाता है केवल हिंदुओं का प्रवेश है, इस बात की ठेकेदारी ली जाती है कि भाई केवल हिंदू ही जा सकता है, वहाँ कुत्ता भी पहुँच गया और बाकायदे उसको दर्शन भी कराए जा रहे हैं। आप देखिए और तय कीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।